नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद जून में जब से एनडीए की सरकार बनी है, 4 जून को आपने देखा रिजल्ट आया और उसके बाद 9 जून को एनडीए की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार कहें तो प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अभी तक देश की सियासत में हलचल तेज है और इस सरकार के अस्थिर होने के खतरे बताए जाते हैं और लगातार कहा जा रहा है कि कभी भी यह सरकार गिर सकती है। और इस बीच बांग्लादेश के जो सियासी हालात हैं वो भी मोदी सरकार के लिए बड़ी चिंता की वजह बन गए हैं, क्योंकि मोदी की नाकामी एक बार फिर जनता के सामने खुल गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से हिंसक माहौल बना हुआ था। दरअसल इसी साल जनवरी में फिर से प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग हो रही थी और आज शेख हसीना को सत्ता और देश दोनों छोड़कर हिंदुस्तान अभी आना पड़ा है। थोड़ी देर पहले शेख हसीना भारत पहुंची हैं। दिल्ली के पास सटा हुआ है हिंडन एयरबेस, वहां पहुंची हैं शेख हसीना और बताया यह जा रहा है कि अब यहां से वो लंदन जा सकती हैं। मोदी सरकार ने उन्हें बांग्लादेश से सुरक्षित भारत आने में मदद तो की है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में जो हालात बन गए हैं, भारत उन्हें वहां का आंतरिक मामला बताकर किनारे हो सकता है? क्योंकि इसी बांग्लादेश के गठन में इंदिरा गांधी ने जो भूमिका निभाई है उसे पूरी दुनिया अब भी याद करती है। मोदी के भक्त जब रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, तो फिर उनसे सवाल किए जाएंगे कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार में जब बांग्लादेश में अस्थिरता फैल रही थी और सेना के हाथों में देश की कमान यानी बांग्लादेश की कमान जा रही थी, तो मोदी कुछ उस समय क्यों नहीं कर पाए? आज के हालात जो बांग्लादेश में हैं उसमें भारत और खासकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं कुछ कर पाए? खैर, मोदी तो शायद इस वक्त अपनी सरकार को ही संभालने में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति के बरक्स राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लकीर लंबी कर रहे हैं या खींच रहे हैं, उसका मुकाबला करने में नरेंद्र मोदी नाकाम साबित हो रहे हैं। देश में जहां कहीं आपदा आ रही है वहां राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई देते हैं और अब लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी के पास ही आ रहे हैं। जिनको प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए वो अब राहुल गांधी के पास आ रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कुलियों के एक दल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनके घर पर मुलाकात की और इस दौरान क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, आइए पहले उसको सुनते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी यहां कैसे प्रासंगिक हो जाते हैं बांग्लादेश के मसले पर भी, वो सब हम जानेंगे। पहले ये तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, क्या कुछ चल रहा है सुन लेते हैं। हमारे स्टेशन पर बिल्कुल काम नहीं, 1 रुपये का भी काम नहीं तक नहीं होती है। आपके सरकार में ये काम क्यों हो रहा है? सर मोटर चलाने आपके सरकार ने इसलिए वर्ल्ड में प्रमाणित किया गया था। स्टेशन पर जो बैटरी गाड़ी है, सरकार किसी टेंडर देने के बाद ये गाड़ियाँ सामान जो हो रही हैं यात्रियों को, जबकि बोर्ड की पॉलिसी कहती है कि आप बीमार और बुजुर्ग और ऐसे लोगों को वापस और अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम लगे लेके जाएंगे और उसके बाद चलिए क्या बोलते हैं सामान मिलेंगे। अब ये सरकार की पॉलिसी में कहता है कि दिव्यांग को बीमार के लिए चीज अलाउड की जाए। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। पूरे भारत नहीं, पूरे भारत के लीडरों को बुला के जा रहा है, पूरे 17 जून के हमारे सभी लीडर से। और देखिए इसमें एक और उन्होंने कर दिया, जब हमारे कुलियों ने इसका विरोध किया सर, तो इन लोगों ने ये ऑर्डर दिखाया कि ये पॉलिसी आ गई, जबकि पॉलिसी है नहीं। बताइए हम क्या करेंगे? हम जिस लगेज के लिए स्टेशन पर रखे गए थे, अगर यही लगेज किसी और कंपनी को दी जाए टेंडर के आधार पर, तो हम जाएंगे कब? कोरोना में हमारी हालत इतनी खराब हुई थी, अब ये आप देखिएगा सर ये किस तरीके से लोग हो रहे हैं। और कोरोना में ये कंडीशन मेरा था कि हम लोग एक गाने गाने के लिए मोहताज हो गए। हमें वीआईपी मूवमेंट का दौरा होता है तो देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दौरा होता है तो हमारी पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट का दौरा तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। पैसा एक नहीं दिया जाता है, जितने बेकार का काम होता है वो हमसे लिया जाता है। हम लोग सर 19,762 हैं पूरे देश के अंदर ये कुलियों की संख्या। आपकी सरकार जब थी 2008 में तो 1,20,000। उसके बाद में सरकार आपकी सरकार आई तो जब 2008 में लोगों की सर्विस दी गई तो 19,762 टोटल पुलिस बची। हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे ये चाह रहे हैं कि आप एक बार हमारी पुरानी पॉलिसी जो आप 2008 में ला करके हमारे पुलियों को उद्धार हुआ था
वही करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सरकार इतनी अत्याचार कर रही है कि हमको भगाने का बहुत काम कर रही है पूरी तरीके से। गाड़ियों का टेंडर दे करके हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। छोटे रेलवे स्टेशन पर काम नहीं है। तो आप भैया अपने 2-3 रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वो इनसे मीटिंग करिए पहले और पूरा आपका मतलब डिटेल में थोड़ा समझाओ, ठीक है? फिर देखते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से यहां मिलते हुए कुलियों का दल, और ये जो बातें यहां रख रहे हैं और हमसे क्या आप चाहते हैं ये सवाल पूछने पर उन्होंने जो कुछ कहा, ये सब कुछ अभी आप सुन रहे थे। और दूसरी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर के मोची रामचैत के बारे में आपने सुना ही है, पिछले दिनों लगातार वो चर्चा में है और रामचैत से भी राहुल की फोन पर बातचीत हुई है जो बड़ी दिलचस्प है। और इतना ही नहीं, आज इस वीडियो को राहुल गांधी ने शेयर किया है, जारी किया है। ये सब बातें यहां इसलिए रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं और तीसरी तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश से भारत को, नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को क्या सबक लेने की जरूरत है, आज इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। लेकिन उन सब चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले ये कुछ विजुअल्स आपको देखना, बाइट्स देखना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा राहुल गांधी और जो आज वीडियो इन्होंने जारी किया है उसका छोटा सा एडिटेड हिस्सा कह सकते हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों राहुल गांधी की तरफ ऐसे लोग देख रहे हैं जो शायद नरेंद्र मोदी की तरफ देखते, नरेंद्र मोदी कुछ काम करते, उनके लिए भला करने की कोशिश करते तो शायद उनका उद्धार होता। देखिए, सुनिए जरा। ये बहुत आसान है काम। हाथ बचाइए सर। वही तो देखिए, खाते में फंसना है। ये देखो इसकी कुंडी में चल के मुश्किल काम हो गया, फंस गया। 1 सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो हाँ। तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है, कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गए, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दिए रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बनाने, हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो इतनी खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा दिया। हमें आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी, एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया, ठीक। नमस्कार। भैया नमस्ते नमस्कार भैया। नमस्कार। तो मालिक शब्द अच्छा नहीं है, भाई कहो। इस देश का नेता प्रतिपक्ष एक मोची से फोन पर इस तरह की बात कर रहा है। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति की एक अनोखी तस्वीर है ये। और अब इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है और लोकतंत्र में नेता का व्यवहार किस किस्म का होना चाहिए इससे सबक ले रही है। राहुल गांधी इस राजनीतिक राह पर चलकर सत्ता तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, यह सवाल अब बेमानी हो चुका है क्योंकि लोगों के दिलों तक वो ऑलरेडी पहुंच ही गए हैं। इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन को इससे सत्ता तक पहुंचने में मदद मिलेगी और देश के करोड़ों कामगारों को उम्मीद बंधेगी कि इसके बाद उनके अच्छे दिन आएंगे। वैसे अमित शाह तो अब भी यही मान रहे हैं कि 2029 में, जी हां 2029 यानी अभी से 5 साल बाद, उसमें भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे।
कल चंडीगढ़ में विपक्ष के लिए जिस तरह उन्होंने बात की है उसे जरा सुन लेते हैं। अमित शाह को यहां सुनना जरूरी है क्योंकि यहां से बांग्लादेश के तार जुड़ेंगे। दोस्तों सुनिए जरा। विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको तो सुन लिया आपने, लोकतंत्र में विरोध की आवाज को अगर चें कहा जाए, शेख हसीना ने भी तो ऐसा ही रवैया अपनाया था और आज उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा है। क्या मोदी और उनके साथी अपने आसपास से एकदम बेखबर हैं या देखकर भी कोई सबक नहीं ले रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये चें विपक्ष को चें करने दीजिए। ये जो चें हैं, क्या कभी शेख हसीना भी अपने विरोधियों के लिए यही कह रही थी? आज क्या करना पड़ा और क्या इससे सबक लेगी मोदी सरकार? चलिए, हो सकता है बात कड़वी लगे लेकिन सही है और इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे तमाम साथी मौजूद हैं इस वक्त। स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, ये चें स्पेशली लेके आया था इस चें को, क्योंकि ये सुनिए और इससे जरा बांग्लादेश तक चलें। कैसे देखते हैं आप प्रशांत जी? राजीव जी, बांग्लादेश और भारत के विपक्ष में अंतर है। बांग्लादेश का जो विपक्ष है वो पाकिस्तान से प्रभावित विपक्ष है और वो वहाँ पे शरिया लॉ पाकिस्तान के जैसा लाना चाहता है। यही संघर्ष था। शेख हसीना की गलती ये हुई है कि वो 30% का जो आरक्षण उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से या उनके लिए जो लोगों ने 71 की लड़ाई में साथ दिया था, वो बहुत ज़्यादा था और कई जनरेशन बीत गई। उसको उनको ठीक करना चाहिए था और उन्होंने दूसरा कि युवा नेतृत्व नहीं बनाया अपनी पार्टी में, जिसका खामियाजा वो भुगत रही है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है राजीव जी, उसका असर भारत में ही पड़ेगा और 2 तरीके से पड़ेगा। एक तो युवाओं का गुस्सा किस तरीके से सरकार विरोधी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हो सकता है, वो यहाँ तक वो आएगा क्योंकि पड़ोस का मामला है। और दूसरा, अब वहाँ पे जो ताकतें सत्ता में आ सकती हैं, अभी तो वहाँ बहुत ही सिचुएशन खराब है और कहा नहीं जा सकता कि कौन आएगा सत्ता में। लेकिन जो भी पार्टियां, लोग, ग्रुप, विचारधारा सत्ता में वहाँ आएंगी इनको हटाने के बाद, वो बहुत ही सांप्रदायिक और पाकिस्तान जैसी शक्तियां वहाँ पे आ सकती हैं, रूढ़िवादी शक्तियां हैं जी, और उनको हवा विदेशी ताकतें भी दे रही हैं। भारत की जहां तक बात है राजीव जी, भारत में भी इस तरीके की जो जिसको कहें कि अलोकतांत्रिक तरीके हैं, उस तरीके से भारत में भी चुनाव हो रहे हैं। जो ये अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष चेचे कर रहा है, तो विपक्ष जो है वो चेचे जो कर रहा है वो लोकतांत्रिक जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनकी कमजोरी की वजह से अमित शाह ये बोल रहे हैं। अगर ये इलेक्शन जो है उन्होंने करवा दिया होता निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने, तो आज ये स्थिति नहीं होती जी। तो जो ताकत है अमित शाह की, वो ताकत है लोकतांत्रिक जो संगठन है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पे सरकार का कब्जा है पूरी तरीके से। और जब तक वो प्रभावित होगा तब तक ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो ये चेचे शब्द आता रहेगा।
अभी थोड़े दिन पहले ही हम ही लोगों ने चर्चा की यहाँ पे कि जो एडीआर की रिपोर्ट आई है, और वो एडीआर की या दूसरी सिविल सोसाइटी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट भी कह रही है कि किस तरीके से चुनाव हुए हैं और किस तरीके से भारत में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं वो चुनाव निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। बहुत गड़बड़ियां हैं उसमें। प्रेस की आज़ादी को लेकर तमाम सवाल हैं। अब जो एक मीडिया जो पनप गया है हमारे देश में, उसका गला घोटने की भी तैयारी चल रही है। एक बिल आ रहा है, हम आप जानते हैं, उसमें भी चर्चा कभी करेंगे हम लोग गहराई से। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से अमित शाह ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और है मामला। धरातल पे राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, या दक्षिण के राज्यों में, तो बीजेपी के लिए भविष्य बीजेपी का बहुत उज्जवल नहीं है इस देश में। और उनको सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि अगर आप छात्रों को, किसानों को पेपर लीक के जरिए एमएसपी के कानून ना लाकर, महिलाओं को के लिए महंगाई बढ़ाकर तमाम तरीके से प्रताड़ित करोगे लोगों को, तो लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो फिर पुलिस, मिलिट्री, चुनाव आयोग कुछ काम नहीं आता है। ये हमने अपने देश में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह को थोड़ा सा लोकतांत्रिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। विपक्ष खींचे नहीं कर रहा है, और कोई जब गुस्सा फूटता है तो ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे आपको। ओम बिरला पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद कर सकते हैं, जनता का माइक नहीं बंद कर सकते वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता जब बोलेगी उसका माइक नहीं बंद कर पाएंगे ओम बिरला जी। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ओम बिरला जी भी माइक कहां बंद करेंगे? वो बंद करेंगे तो सदन के अंदर, सदन के बाहर जो जनता है वहां वो माइक बंद नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, राहुल गांधी की अपनी राजनीति। आज आखिर क्या कारण है कि कुलियों का दल आता है राहुल गांधी से 10 जनपद पर मिलने के लिए? क्या कारण है कि रामचैत जो है वो फोन करते हैं मालिक से, भैया पे आ जाते हैं और राहुल गांधी उनकी मदद करते हैं? जितने लोगों को मदद की दरकार है वो राहुल गांधी की तरफ क्यों देखने लगे हैं, ये समझना जरूरी है। और क्या यहां से, और दूसरी तरफ सुन ही रहे थे भाषण अमित शाह की। आपकी पहली प्रतिक्रिया जरा आपसे भी समझूं कि क्या देखा जाए। विपक्ष की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्ष बांग्लादेश का और विपक्ष हिंदुस्तान का, दोनों में फर्क है। हम विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए नरेंद्र मोदी को, जो बांग्लादेश में छात्रों ने किया है वो कितना गलत है कितना सही है, इस पे भी नहीं जाते हैं। कहीं भी सैन्य तख्ता पलट सही नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में आपको लोकतांत्रिक उसमें ही आना पड़ेगा। इन सब चीजों को कतई हम सही नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको ये तो समझना पड़ेगा कि हां, यहां विपक्ष भी है और यहां देश की जनता भी है जिसने आपको उस कुर्सी तक पहुंचाया है। और ऐसे में राहुल गांधी का रोल क्या हो जाता है? डॉक्टर राकेश पाठक जी। धन्यवाद राजीव जी। पहले तो अमित शाह के उस चर्चा वाले बयान पर छोटी सी टिप्पणी। हो सकता है अमित शाह जी ये स्वीकार कर रहे हों, ये कबूल कर रहे हों कि 1947 से लेकर आज तक थोड़े से वर्षों को छोड़कर वे, उनके आराध्य नरेंद्र मोदी जी, उनके राजनीतिक पुरखे इस देश में आधी सदी से चैं कर रहे थे। हमें इसको स्वीकार्य के रूप में लेना चाहिए। ये उनकी भलमनसाहत है कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि वे 50 सालों से रो रहे थे इस देश में। क्योंकि अगर विपक्ष का जनता के हक में आवाज उठाना है, चैं करना है, तो यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे थे, यही काम अमित शाह कर रहे थे, यही काम मोरारजी देसाई से लेकर अभी अटल बिहारी वाजपेयी तक कर रहे थे जब वे सत्ता में नहीं थे। दूसरी बात आती है राहुल गांधी की भूमिका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पूरा देश उम्मीद की नजरों से राहुल गांधी को ही क्यों देख रहा है। जो आशा और उम्मीद सत्ता के लोगों से करना चाहिए देश में, जिनके हाथों में
कमान है देश चलाने की, जिनके पास कार्यपालिक शक्तियां हैं, उनसे उम्मीद करना चाहिए, चाहे वो चुना हुआ विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, जो सत्ताधारी दल में है। सरकार तीसरी बार बनी है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए लोग राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। 2-3 मोटे उदाहरण देख लेते हैं जो हर कोई बहुत आसानी से बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का चश्मा लगाए देखा जा सकता है। 1.25 साल से मणिपुर चल रहा है राजीव, प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए। कुल मिलाकर 3 या 3.5 मिनट अब तक वे मणिपुर पर बोले 1.25 साल में। राहुल गांधी 3 बार मणिपुर हुआ है। अभी इतनी बड़ी आपदा आई केरल में, वायनाड में, प्रधानमंत्री के नाते क्या प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था? क्या राहुल गांधी वहां भूतपूर्व सांसद है उस जगह के, इसलिए चले गए तो सरकार की कर्तव्य की तीसरी हो गई और सरकार सदन में गलत जानकारियां दे, गृह मंत्री आपदा की अग्रिम सूचना की गलत जानकारियां दे। तो जब इस देश के लोगों को यह लगने लगा है कि चाहे हाथरस में किसी बहन को आधी रात में जलाने का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, रेलवे के लोको पायलट्स का मामला हो, पुलियों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, यह समाज जितने लोगों से मिलकर बनता है, जितने हिस्से समाज के हैं, सबका दुख दर्द जानने और समझने के लिए अगर राहुल गांधी उपलब्ध हैं तो लोग उन्हीं के पास जाएंगे ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी को या इंडिया गठबंधन को एक शैडो मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। राहुल गांधी छाया प्रधानमंत्री के रूप में तो काम कर ही रहे, वे हर जगह पहुंचते हैं, हर आपदा के अवसर पर पहुंचते हैं। हाथरस में अभी भगदड़ में मरे थे 125 लोग, राहुल गांधी वहां पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी आपदाओं में ट्वीट करने की जहमत भी नहीं उठा। मुझे लगता है किसी लोकतांत्रिक समाज में विपक्ष के नेता का इतना भरोसेमंद हो जाना ही सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अविश्वास की निशानी है। यह सील ठप्पा लगा दिया इस देश के लोगों ने कि हमें प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से हम सारी उम्मीदें लगाए बैठे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ प्रशांत जी ने बड़े विस्तार से बताया। 1-2 चीजें और जोड़ देते हैं राजीव। हाल ही में वहां भी चुनाव संपन्न हुए। कैसे चुनाव हुए पूरी दुनिया ने देखा। विपक्ष के नेता जेलों में थे, प्रत्याशी नहीं थे मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। भारत में विपक्ष के नेता जेलों में जरूर नहीं थे, लेकिन चुनाव लड़ने लायक जो समतल होना चाहिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, वो कहां था राजीव जी? भारत में भी तो विपक्षी दलों के खाते, उनकी गुल्लकों पर ताला डला हुआ था। विपक्षी पार्टियों के पास रेलवे और हवाई जहाज के टिकट बनाने के लिए पैसे नहीं थे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। 2 मुख्यमंत्री सीटों के पीछे थे। मीडिया का हाल क्या था वो सर्वविदित है। तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया, जो कि अब मुख्यधारा का मीडिया नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ लगभग वैसा ही वैसा चुनाव हमारे यहां भी हुआ। प्रशांत जी ने जो कहा कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने अगर अपनी भूमिका सही तरीके से निभाई होती तो नरेंद्र मोदी आज सत्ता में नहीं होते। अंततः सारे औजारों के जरिए, उनके बेजा इस्तेमाल के जरिए आप तीसरी बार सत्ता में आ जरूर गए, लेकिन जैसे बांग्लादेश में छोटा छोटा असंतोष एक बड़ा ज्वालामुखी बन गया, भगवान न करे, खुदा न करे भारत में कभी ऐसा हो। एक बात जोड़ना चाहता हूं, वहां सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ राजीव। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सेना ने कोई सत्ता से बेदखल नहीं किया, जनता ने किया है। और जनता तो तब सड़कों पर उतरती है जब उसकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद तो किसी जमाने में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जानी जाती है, लेकिन लगातार सत्ता में रहने से उन्हें जो अहंकार हो गया, सत्ता न छोड़ने की आकांक्षा के चलते पिछला चुनाव उन्होंने जिस तरह अपना करवाया, जिस तरह तानाशाही के रास्ते पर वे चली हैं, उसका हश्र उन्होंने आज देख लिया। कमोबेश हमारे देश में भी वैसी स्थितियां बन रही हैं। हमारे पड़ोस में कई देशों में ऐसा हो चुका, नेपाल में हो चुका, श्रीलंका में हो चुका। पाकिस्तान तो अपने आप में जीती जागती नजीर है असंतोष की। ऐसे खुदा न करे भारत में कभी ऐसा हो,
लेकिन ऐसा न हो इसके लिए देश के लोगों का, नागरिकों का, जनता का, मतदाता का जागरूक होना जरूरी है। और जो सत्ता तानाशाही के रास्ते पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसे समय रहते रोकना, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। यद्यपि सत्ता और ताकत के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ही है, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो प्रभुता के मद में हमारे सत्ताधारी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो उनके बयान संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देते हैं। जनता किसी दिन सड़क पर उतर आई तो भारत में भी इस असंतोष को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच राहुल गांधी की मुलाकात एस जयशंकर से हुई है और बांग्लादेश के घटनाक्रम पर राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है, ये खबर आ रही है। तो एक तरफ देखिए, जहां बांग्लादेश पर निगाहें टिकी हुई हैं, राहुल गांधी की निगाहें भी टिकी हुई हैं और राहुल गांधी इस वक्त उनकी मुलाकात हुई है, ये खबर आ चुकी है, पुष्ट हो चुकी है कि राहुल गांधी ने मुलाकात की है। और दूसरी तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, क्या सही क्या गलत, लेकिन जनता सड़क पे है और उस कारण सत्तारूढ़ दल पर, यहां सत्ता पर काबिज शेख हसीना को सत्ता छोड़कर सेना ने कहा आपके पास 45 मिनट का समय है, आप यहां से निकल लीजिए। उनको निकलना पड़ा क्योंकि, और उसके बाद से जो स्थिति वहां निर्मित हुई है, लोग प्रधानमंत्री आवास में जो आंदोलनकारी हैं वो घुस गए, वो वहां के संसद में घुस गए। वो तमाम तस्वीरें वहां से, बहुत सारी तस्वीरें वहां से आ रही हैं जो अच्छी नहीं हैं, डरावनी तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र माना जाता रहा है और ऐसे में क्या इस मजबूत लोकतंत्र को मजबूती देने की जरूरत नहीं है, या यहां जिस ढंग से चुनाव और जिस तरफ इशारा कर रहे थे अभी तक प्रशांत टंडन जी ने अपनी बात रखी, और एडीआर की जो रिपोर्ट है, वोट फॉर डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है, और इन दोनों रिपोर्ट्स में 79 सीट्स का जिक्र है, जहां साफ साफ ये बताया गया है कि लगभग 5 करोड़ जो वोट हैं उसकी हेराफेरी हुई है। 5 करोड़ वोटों के साथ अगर 79 सीटों पर बीजेपी जीत जाती है तो इसके क्या मायने हैं? क्या इस हेराफेरी के साथ आप लोकतंत्र को मजबूत रख पाएंगे? और अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो कल को बांग्लादेश जैसी अराजकता वाली स्थिति क्या भारत में नहीं हो सकती? ऐसी ही स्थिति तो वहां भी हुई थी, श्रीलंका में। जरा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे जरा इसी सवाल के साथ हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा जाए? हेमंत जी। धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी हमारे पड़ोसी मुल्क अभी बांग्लादेश में जो हुआ है, उसके पहले आप श्रीलंका में देख चुके हैं, पाकिस्तान में देख चुके हैं। तो जो कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि क्या हम भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? एक नजीर, एक काउंटर नैरेटिव ये दिया जाता है कि जिस दिशा में आप लेकर के जा रहे हैं चीजों को, तो क्या आप उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? तो इसके जरिए ये समझने की जरूरत है कि जो बांग्लादेश में जो आज हुआ है, बांग्लादेश में जो तात्कालिक जो कारण आरक्षण है उसके केंद्र में था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप हुआ, जिस तरह से उसको डिस्टॉर्ट किया गया, तात्कालिक कारण ये बना। लेकिन शेख हसीना का लगातार 5 टर्म से वहां पर सत्ता में लगातार बने रहना, और 7 टर्म से, और उसके 4 टर्म से, और उसके अलावा जो उनकी एरोगेंसी थी, जो पॉपुलर जो मैंडेट था उसके खिलाफ ये काम कर रही थी। तो उसके बरक्स अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में जिस तरह आपने अभी अमित शाह जी के उस बयान की चर्चा की कि विपक्ष चेचे करता रहे, 29 में भी तो मोदी जी ही आएंगे। एनडीए बोलना तो उनकी मजबूरी है, फिलहाल एनडीए तो मजबूरी ही बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में बोलने में काफी धमक के साथ बोलते हैं, तो मोदी जी ही आएंगे। दूसरी ओर आप देखें कि जो योगी जी जिस भाषा में बात करते हैं, वो गुंडों मवालियों के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ खास 2 जातियों का उल्लेख करते हैं, एक धर्म विशेष के लोग का उल्लेख करते हैं, लेकिन उसी लिस्ट में शामिल बाकी लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। अभी दिल्ली में एक खबर आई कि वहां किसी फ्लैट में किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख रखे थे,
और वहां उसको एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पूरा ये धरा जो था उसको पूरा हवा दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह का आप माहौल बना रहे हैं, उस माहौल में क्या कल्पना कर रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में जो चीजें घटित हो रही हैं, उस तरह वो क्या हमारे देश में उसकी वो चीजें नहीं घटेंगी? अगर आप सिर्फ उस लेवल पर जाकर के देखें कि जिस तरह का माहौल आरएसएस और बीजेपी के लोग बना रहे हैं, उस माहौल मोदी जी की तीसरी बार वापसी के बाद जिस तरह लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी और उसमें जो पुलिस और प्रशासन और सरकार की जो भूमिका देखने को मिली, तो ये जो असंतोष जो है, आखिरकार ये असंतोष जो अगर ये नॉन स्टेट एक्टर को अगर आप बहुत खुली छूट दे रहे हैं तो स्टेट की भूमिका पर तो सवाल खड़ा होगा। और जब स्टेट लगेगा कि स्टेट भी नॉन स्टेट एक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये साफ हो लोगों के बीच में एक असंतोष उभरता है और वह असंतोष आज की तारीख में साफ साफ दिख रहा है। भारत में तो मुझे लग रहा है कि खास करके आरक्षण को लेकर के यहाँ जो कैटेगराइजेशन का फैसला आया है और उसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह मोदी जी जो भाषण कर रहे थे इस मसले को लेकर के, उसने एक तरह से अब यहां भी एक बड़ा बंद बुलाया गया है। अब उस मसले को लेकर के जिस तरह का अभी बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साध रखी है, बहुत सारे लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं, तो आप जिस तरह चीजों को डिरेल करना चाहते हैं, आप किसी चीज को बहुत ही ये चाहते हैं कि डिरेल करके कुछ बहुत चीज हम हासिल कर लें, तो मुझे लगता है कि उससे दिक्कत ये होगी कि जो एक लोकतांत्रिक तरीका जो है, जो एक लोकतांत्रिक रास्ता है, उस रास्ते को आप बंद करना चाहते हैं। उस रास्ते से अलग हटकर और आप जब अलग हट करके काम करना करेंगे तो उसके काउंटर में पब्लिक में जो रिएक्शन होगा वो भी एक तरह से उस लोकतांत्रिक रास्ते से अलग हट करके, और जिस तरह से दो पड़ोसी मुल्कों में बहुत अपरेंटली वो दिख रहा है, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो वो हमारे बिल्कुल सीमावर्ती देश हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमसे दूर नहीं है, तो और उनका बहुत कुछ जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका असर क्या हमारे यहाँ के नहीं होगा, हमारी राजनीति पर नहीं होगा? राहुल गांधी अगर जयशंकर से मिलने के लिए गए हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ा ये है। और दूसरी बात, बांग्लादेश के निर्माण में हमारे देश की बड़ी भूमिका रही है। अभी हमने देखा कि वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। आप वो कल्पना कीजिए कि जिस तरह सोवियत रूस का ध्वंस हुआ था, उस दौरान वहां पर लेनिन, स्टालिन, इन तमाम विभूतियों की मूर्तियों को जमींदोज किया गया था। ये दृश्य आज बांग्लादेश में भी दिखाई दे रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़े जाना देखना किसी के लिए भी दुखदायी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक मन मिजाज के प्रतीक के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को देखा जाता रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमारे लिए भी चिंताजनक है, एक पड़ोसी होने के नाते। और हमारे यहाँ जो सत्ता जिस दिशा में काम कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह विपक्ष को समझिए कि वो ठेंगे पर रख रही है, ये बहुत ही खतरनाक है और इससे सबक सीखना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि हम तो झोला उठा करके चले जाएंगे, तो झोला उठाकर चले जाना और हेलीकॉप्टर पर बैठ करके उड़ जाना, दोनों में कहीं ना कहीं संबंध तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश में जो घटना घटी है उस पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस वक्त हिंदुस्तान में हैं और यही माना जा रहा है कि यहां से वो शायद लंदन के लिए रवाना होंगी। हिंडन एयरबेस यहीं दिल्ली एनसीआर में ही आता है, गाजियाबाद के पास, उसी एयरबेस पर उतरी हैं। और इसके बाद अब आगे का रुख क्या होगा, ये जैसे जैसे खबर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री की पहले मुलाकात हुई, उसके बाद विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और यहां साफ साफ समझिए कि यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को लेकर ही हुई होगी। राहुल गांधी की खासकर जो मुलाकात की बात कर रहा हूं विदेश मंत्री के साथ। लेकिन इन सब से इतर अगर आए तो राहुल गांधी की राजनीति और उधर अमित शाह के दावे। अमित शाह ने जो कुछ कहा था जरा एक बार फिर से सुनाता हूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास
आता हूं और फिर सुनील शुक्ला जी से के पास आता हूं। और समझना जरूरी है कि आज की तारीख में ये अहंकार जो है वो क्या कहता है। एक तरफ राहुल गांधी, उनको भी दिखाएंगे, लेकिन पहले चंडीगढ़ में कल भाषण दे रहे थे अमित शाह, क्या कुछ कहा सुनिए। विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चैं करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। तो विपक्ष को जो चेचे करनी है करने दीजिए, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में भी विपक्ष एनडीए ही आएगा, मजबूरी है मोदी ही आएंगे, ये जरूरी है ये यहां कहना, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो काम 2022 7 सितंबर से कर रहे हैं, वो काम अभी आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें 240 पर सिमट गई बीजेपी, उसमें 79 सीट और कम कर दीजिए अगर एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट को सही माना जाए, उसको भी आप 79 सीट को भी कम कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी कर क्या रहे हैं जरा देख लीजिए। रामचैत को जरा ले आइए सामने। ये बहुत आसान है साहब। हाथ बताइए सर। वही तो देखिए, खाते में फंसना है। ये देखो इसकी कुंडी में चल के फंसाइएगा, मुश्किल काम हो गया, फंस गया। 1 सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया, निकलना भी चाहिए। हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है। कितने की होती है? वो 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने हमारी मदद की, सिलाई मशीन के। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गए, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चले जूता बना ले। हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो इतनी खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा दिया। हमें आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया ठीक। नमस्कार। भैया नमस्ते भैया। नमस्कार। तो सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। 2 बाइट यहां, एक चेंचे, विपक्ष चेंचे कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का नेता क्या कर रहा है, वो भी आपके सामने रख रहा था। यहां से जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, और उसमें अगर बांग्लादेश है तो शायद वो तड़का है। बताइए जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। ये बात तो हमारे साथी कह ही चुके हैं कि भारत की स्थिति अलग है, बांग्लादेश की स्थिति अलग है। बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। हम चारों तरफ से उन लोगों से घिर गए जो हमारे मित्र नहीं बचे। पाकिस्तान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल में हमारे खिलाफ माहौल है। तो कुल मिलाकर एक और देश जो हमारा करीबी था, जहां हम रेल से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, सड़क से जा सकते थे, उस देश से हमारा नाता टूटता जा रहा है। और अब अगले कुछ दिनों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि राहुल गांधी विदेश मंत्री से मिले, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष तो ही वैकल्पिक प्रधानमंत्री उन्हें माना जा सकता है, माना जाता है नेता प्रतिपक्ष को, तो वो मिले। दूसरी एक बात, ममता बनर्जी का एक ट्वीट है, उन्होंने बंगाल के सभी लोगों से दरखास्त की कि कृपया बंगाल में शांति बनाए रखिए और इस मामले में केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। तो एक बात साफ है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त भारत सरकार की नीतियों को सपोर्ट कर रहा है।
भले ही वो चेचे कहें या पेपे कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारत सरकार की विदेश नीति के साथ है। पूरा भारत एक है, हम कह सकते हैं कि देश एक है। शेख हसीना ने जो गलतियां की, वो गलतियां अतीत में हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी करती रही है। छात्रों की मांगे शेख हसीना ने जिस तरह से नजरअंदाज की, ये आप अतीत में देखेंगे भारत में तो किसानों की मांगों को किस तरह लगातार नजरअंदाज किया गया और बाद में सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये खतरे की घंटी थी। अच्छा हुआ कि मोदी सरकार चेत गई। दूसरी बात यह कि जिस तरह की भाषा अमित शाह, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान आदि बोलते हैं, लगभग वैसी ही भाषा शेख हसीना बोला करती थी। शेख हसीना ने बड़े अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया अपने विरोधियों के लिए। 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम विदेशी रजाकारों की आगे झुकेंगे नहीं। उनका इशारा था कि पाकिस्तानी रजाकारों के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। तो बड़बोलापन और अभद्रता, ये शेख हसीना के लिए बुरी दुष्स्वप्न लेकर आए। तीसरी एक बड़ी गलती शेख हसीना ने यह की कि जब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत हो रही थी तो उन्होंने उसको चुप्पी साधे रखी। आप बड़े पर्दे पर, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जिस तरह मणिपुर में हिंसा होती रही और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चुप रहे, आप देखें कि हालात हमारे यहाँ भी वैसे ही हैं, उसी तरह के हैं, लेकिन भारत के लोग ज्यादा सहनशील हैं, संवेदनशील हैं और ज्यादा हिंसक नहीं है, ये बात कही जा सकती। भारत एक विशाल देश है और हमारे देश में जो प्रतिपक्ष है वो उदार है, वो चेचे पेपे के जवाब में इस तरह की हिंसा कार्रवाई नहीं करता। आप देखिए कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके दादी प्रधानमंत्री थे, परनाना प्रधानमंत्री रहे। तो नरेंद्र मोदी जिस वर्ग के हैं उस वर्ग की शेख हसीना नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, वे चेचे करके वाली बातें नहीं की उन्होंने। लेकिन आप देखिए कि भारत में जिन लोगों ने आजादी दिलाई, भारत में जिन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, वे लगातार विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए भी देश में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी से आज लोग अगर मिलते हैं तो इसलिए मिलते हैं कि राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, उनके पास समय है बात करने के लिए, और इस सबसे बढ़कर बात यह कि उनके पास इरादा है कि वे देश के लोगों से मिले और बात करें। जो इरादा नरेंद्र मोदी के पास ना तो मुख्यमंत्री रहते हुए था और ना प्रधानमंत्री रहते हुए था, और तो और वे लोगों की बात भी नहीं सुनते। लद्दाख के नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वांगचुक ने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली और दुख देने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हमसे तो पाकिस्तान के लोग ही अच्छे हैं, एक सीमा, एक हद तक तो वे लोग हमसे अच्छे हैं। तो ये सारी बातें गौर करनी चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र में जब भी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि लोकतंत्र है और वे लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये संदेश नरेंद्र मोदी जी के लिए है, यही संदेश अमित शाह के लिए है, और यही संदेश जिस तरह की भाषा हाल फिलहाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कह रहे हैं, वो कि जो बदले की भाषा है, तीखी भाषा है, छेड़ने और छोड़ने की भाषा है, इस तरह की शब्दावली का सत्तारूढ़ दल के लोग देते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि भारत को बहुत सारे सबक हैं और भारत का दुनिया को सबक ये है कि देश पर संकट आए तो सब एक ही रहो, सब एक रहो, प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो। और ये बात हमने अतीत में भी देखी है, जब भी संकट आया देश पे हम लोग एक ही रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है भारत की, लेकिन शिक्षा हमारे लिए बहुत है। हम किस तरह से अपने देश के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, सत्ता का बर्ताव कैसा है, और सत्ता को चाहिए कि विपक्ष की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, युवकों की बात को नजरअंदाज न करे, पूरा ध्यान दे, क्योंकि उन्होंने ही जो काम श्रीलंका में किया वही बांग्लादेश में भी किया है। तो ये सब प्रतिरोध को नजरअंदाज करना, प्रतिरोध को दबाना ठीक बात नहीं।
जी, प्रतिरोध को दबाना ठीक बात नहीं है, यही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हिंदुस्तान में भी इस बात को समझना होगा। और दो तरह की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। एक राजनीति जिसमें बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री के पद पर हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अभिमान ऐसा कि 2029 में भी हम ही आएंगे और चेंचे विपक्ष न करे। दूसरी राजनीति राहुल गांधी की चल रही है, चाहे वो वायनाड हो या उससे पहले की दुर्घटनाओं में राहुल गांधी का पहुंचना हो, या लोगों के बीच ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है। ये खबर भी आ रही है कि कल संसद भवन में संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करने आ रहा है। SKM संयुक्त किसान मोर्चा, आप याद कीजिए, इनके कॉल पर 13 महीने तक उन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला था और फिर वो कल राहुल गांधी से मुलाकात कर रहा है। आज राहुल गांधी से कूलियों का एक दल मुलाकात करके आया है। आखिर क्या कारण है? क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हो जाने मात्र से उनके पास लोग जो हैं वो आने लगे, या इसके पीछे कुछ और कहानी है? जरा सुनील शुक्ला जी, आपसे समझना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष बन गए राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं ये सब मिलने के लिए, या राजनीति उस दिशा में जा रही है, जनता का विश्वास उधर बढ़ रहा है? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी से लोग अभी नहीं मिल रहे हैं, पहले ही मिलने आते थे। हम में से जो लोग संसद में जाके देखते रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि पिछली संसद में लोग राहुल गांधी से मिलते नहीं थे। हाँ, 16वीं संसद, जो उसके पहले वाली जो संसद थी 2014 से लेकर 19 तक, उसमें उनसे मेरी मुलाकात की संख्या कम थी। लेकिन 19 से 24 वाले में ही लोग उनसे मिलने लगे थे। और राहुल गांधी ने यह सिलसिला अपने स्तर पर भी शुरू किया था, जो अपनी विश्वसनीयता उन्होंने कायम की थी, लोगों से संवाद बढ़ाया था। राहुल गांधी कभी अगंभीर नेता नहीं माने जाते रहे। अगंभीर नेता वो माने जाते रहे हैं भाजपा समर्थकों के बीच में, सामान्य नागरिक के बीच में कभी उनकी अगंभीरता नहीं रही। जो भी वर्ग आंदोलित रहा, जो भी वर्ग अपनी समस्याओं को लेकर आता रहा, जो भी वर्ग अपनी बात कहना चाहता था, उसका संवाद राहुल गांधी से रहा है। निश्चित रूप से 2024 के इस साल के चुनाव के बाद राजनीति बहुत बदली है, और जो परिणाम आए हैं उसमें लोगों के विश्वास के केंद्र के रूप में राहुल गांधी की पहचान हुई है। लोगों को ये लगने लगा है कि एक ऐसा नेता जो जनता की समस्याओं के साथ संवेदना के स्तर पर जुड़ना चाहता है, एक ऐसा नेता जो लोगों की समस्याओं का समाधान चाहता है, समस्याओं के बीच से कोई राजनीति करना चाहता हो या कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहता हो, यह छवि राहुल गांधी की कभी नहीं आई। चाहे वो गुजरात का मोरवी घटना हो या चाहे मणिपुर की घटना हो। मेरा अपना मानना है कि लोगों के साथ राहुल गांधी ने संवाद कायम करके एक शांति की अपील की, लोगों के साथ समस्याओं के समाधान की पहल की, और लोगों के साथ उनके समस्याओं में अपने को जोड़ने का प्रयास किया। यह एक बड़ा कारण था। किसानों के साथ, किसान जब आंदोलनरत थे उस समय भी किसानों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात है। प्रियंका गांधी उन महिला पहलवानों से मिलने गई थी जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। इस देश की कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं रही है जिस घटना के पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात न की हो, उनके साथ बात न की हो और उनको राहत पहुंचाने की न कोशिश की हो। आप राहुल गांधी की संवेदना का मूल्यांकन केवल इस बात से कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने रामेश्वर को रोते हुए देखा था। रामेश्वर उनके घर नहीं गए थे, कोई उनको लेके भी नहीं गया था। रामेश्वर को जानते भी नहीं थे, कहीं सोशल मीडिया पर किसी ने उनको दिखाया, उन्होंने कहीं देखा और उस व्यक्ति से खोज करके उन्होंने मिलने की कोशिश की और मुलाकात की। और वह मुलाकात भी ऐसी नहीं थी कि मिल करके फोटो खिंचवा के बात खत्म हो गई। उन्होंने पांव धो करके अपने फोटो खिंचवा के बात पूरी खत्म नहीं कर ली, खाना खिला करके अपनी जिम्मेदारी की तशरीह नहीं मान ली। माने उन्होंने लोगों के साथ उनकी समस्याओं को खोजने का प्रयास किया और उसके समाधान का प्रयास किया। ये जो चित्र आप दिखा रहे हैं रामचरित का, ये सामान्य चित्र है क्या? आप मुझे आज के सत्तारूढ़ दल के नेताओं की किसी की तस्वीर आप दिखा दीजिए। ये और ऐसे व्यक्ति के साथ वही जोड़ सकता है जो उनकी समस्याओं का समाधान चाहता है, उनके दुश्वारियों को दूर करने की कोशिश में है। तो अब ये चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, अब आप याद कीजिए जिन महिलाओं से उनकी हरियाणा में मुलाकात हुई थी, हरियाणा में उन महिलाओं से तो राहुल गांधी ने केवल बातचीत किया, और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसी एक महिला ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं, जब मेरी आंख से मुझे दिखता नहीं है
और मैं दिल्ली नहीं जा पाती हूँ कि मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है। राहुल गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, हम आप भी नहीं जानते हैं, पब्लिक डोमेन में भी कोई ऐसे तथ्य नहीं सामने आए। उन महिलाओं ने जब फिर से 10 जनपद की यात्रा की और सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई तो उनमें से उन्होंने कहा कि उनके समस्याओं के समाधान के लिए किस तरह से राहुल गांधी ने पहल की। और एक महिला अपने ऑपरेशन के बाद जो उनको काला चश्मा दिया जाता है वो लगा करके उस कार्यक्रम में आई थी। तो अगर आप किसी से निजी स्तर पर जुड़ते हैं और सामूहिक तौर पर जुड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के बीच में आपका विश्वास बढ़ेगा। विपक्ष के नेता के रूप में एक संवैधानिक दर्जा मिल गया राहुल गांधी को, और आज अगर वो कोई बात कहते हैं तो कोई भी चाहे विभाग हो चाहे कोई हो उसको टाल नहीं सकता, करे चाहे मत करे, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी। और इंडिया दल समूह में भी राहुल गांधी की विश्वसनीयता जबरदस्त बढ़ी है। इंडिया दल समूह के केंद्र में राहुल गांधी, इंडिया दल समूह से जुड़ने वाले लोगों के बीच में राहुल गांधी की विश्वसनीयता एक प्रमुख कारण है। उस विश्वसनीयता को राजनीतिक स्तर पे एक चुनावी परिणाम में तक पहुंचाने में उन दलों की निश्चित रूप से भूमिका है जिनके संगठन है। लेकिन एक राजनीतिक माहौल बनाना, लोगों को विपक्ष के प्रति आकर्षित करना, अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के प्रति लोगों के जो मन में नाराजगी है उसकी अभिव्यक्ति उसके बड़े माध्यम है राहुल गांधी। मेरा मानना यह है कि जो बदलती हुई राजनीति का यह बड़ा द्योतक है। अब कौन सा नेता कर रहा है? आप सोचिए कि अभी वायनाड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, कौन गया वहां? वायनाड की सांसद तो राहुल गांधी है नहीं, पूर्व सांसद है वहां के, लेकिन उन्होंने उन इलाकों में जाकर के भी लोगों के साथ जुड़ने और उनके साथ संवाद कायम करने की कोशिश की, जहां बड़े बड़े नेता केवल हवाई सर्वेक्षण करते हैं, तमाम खतरों को मोल लेकर के उनके बीच में। तो अगर आप इस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं तो यह अनायास नहीं होता। आम जनता बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत अत्यंत संवेदनशील होती है। उस किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता, उस किसी भी संगठन के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहती है जो उनके साथ अपने आप को जोड़ करके रखता, उनके बीच उपस्थित होने के लिए का प्रयास करता, उसकी विजिबिलिटी हो और जनता को लगता हो कि हम अपनी बात उनसे कह लेंगे। एक दिन की यात्रा थी और राहुल गांधी कितना लंबा समय खर्च किया वहां। इन लोगों के बीच में बैठ करके जब आप अपनी बात करते हैं तो इनके दुख को कितना कम करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं जो इस दौर से गुजरे होते हैं। मणिपुर के शरणार्थी शिविरों में अपने घर से बेघर होने वाले लोगों के बीच में राहुल गांधी की उपस्थिति कितना मायने रखती है, आप उन महिलाओं से मिलकर उसका एहसास कर सकते हैं। इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, हालांकि उस इलाके में आप गए इसलिए आपको और एहसास होगा। बिल्कुल यह स्थिति। अब अगर आप इस सीमा तक जा रहे हैं और वह दिखावटी नहीं है जो लोग खुद महसूस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक कीमत, राजनीतिक अहमियत और राजनीतिक महत्व ये बढ़ती चली जाएगी। राहुल गांधी ने लोगों से सीधे जुड़ने की जो कोशिश की है ये उसका परिणाम है। और आप कोई भी चाहे विपक्ष का कोई दल हो चाहे सरकार का सत्तारूढ़ दल हो, राहुल गांधी को आप खारिज नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। अब बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश की जो स्थिति है, निश्चित रूप से बांग्लादेश और हमारी स्थिति में बहुत अंतर है। लेकिन अगर आप जन भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, जन भावनाओं के बारे में आप अतार्किक, अगंभीर और संवेदनहीन बातें कहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अवामी लीग उस देश को बनाने वाली पार्टी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और चाहे जनरल जातीय पार्टी जो वहां के पूर्व सेना प्रमुख ने बनाई है, इन दोनों पार्टियों का वो दखल नहीं रहा बांग्लादेश की राजनीति में जो अवामी पार्टी की रही। लेकिन अगर अवामी पार्टी भी लोगों के नब्ज पे हाथ नहीं रखेगी, लोग अपनी जो बात कह रहे हैं, हर निर्णय आप राजनीति प्रेरित करेंगे, चुनाव में पारदर्शिता नहीं रखेंगे, तो लोगों का विश्वास घटता चला जाएगा। अभी हेमंत ने जो जिस चित्र का उदाहरण किया वो वाकई बहुत ही शॉकिंग है। अगर मुजीबुर रहमान के मूर्ति पर लोग हथौड़े चलाने लगेंगे तो यह तो वहां के राजनीतिक स्थितियों के बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये हालात कैसे पैदा होगी। कितने त्याग, कितना कष्ट रहा था मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बनाने के लिए, किस तरह के आंदोलन किए। लेकिन अपने चौथे इलेक्शन में जिस तरह के आरोप लगे शेख हसीना पर, शेख हसीना ने उसको गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं की।
आरक्षण का सवाल जो गंभीर हुआ, आरक्षण तो बहुत जमाने से चलता चला रहा है। आगे चल करके इसी जिस आरक्षण का प्रावधान शेख हसीना ने किया था उसको सर्वोच्च न्यायालय बांग्लादेश ने खारिज भी कर दिया था। लेकिन अगर आप 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी के लोगों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहेंगे और उस पर जिद करेंगे आप, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिरोध होना है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि किस आरक्षण को कब तक आप चला सकते हैं। अब अन्यथा अगर आप उसके तार्किकता पर ध्यान नहीं देंगे तो यह एक आपकी सत्ता के लिए चुनौती हो जाएगी। भारत के लिए घटना अति महत्वपूर्ण है। इस तरह की तीसरी घटना भारत का पड़ोसी देश देख रहा है जिसमें एक राष्ट्र प्रमुख को भागना पड़ा। आप याद कीजिए श्रीलंका में क्या घटना घटी थी, और उसी तरह घटना आप याद कीजिए कि अफगानिस्तान में क्या घटना घटी थी। मालदीव के तो राष्ट्रपति जी लौट के चले आए, लेकिन उन दोनों लोग, अब श्रीलंका के भी राष्ट्रपति जी लौट के चले आए, लेकिन क्या हालात वहां बन गए। ऐसे ही लोग श्रीलंका कोलंबो के राष्ट्रपति आवास में लोग घुस गए थे, जो आज ढाका में दिखाई पड़ रहा है। आपको अपने जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जोड़ना ही पड़ेगा और उनका सम्मान करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी LAC पे तनाव की स्थिति है, पाकिस्तान से हमारे संबंध बेहतर नहीं है, नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो आपके अनुकूल नहीं है, श्रीलंका के साथ आपके तनाव की स्थिति है, बांग्लादेश के साथ निश्चित हमारे आपके संबंध बहुत अच्छे रहे और लगभग रोज की आवाज आई रही है वहां के लोगों की। आज वहां ये जो तनाव की स्थिति है और सेना की दखल है, यह भारतीय राजनयिक के लिए, भारतीय डिप्लोमेसी के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है कि शेख हसीना को उन्होंने एक सेफ पैसेज दिया निकलने के लिए। लेकिन ये कि अभी इस बात का संदेश जाएगा कि उस नेता को भारत ने संरक्षण देने की या पनाह देने की कोशिश की जिसके खिलाफ उस देश की जनता खड़ी है। इन दोनों के बीच में भारत कैसे अपना संतुलन कायम करेगा, यह निश्चित उसकी राजनीतिक परीक्षा होनी है। लेकिन किसी भी सरकार को, किसी भी चुनी हुई सरकार को अब चुनाव की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना और लोगों की भावनाओं का आदर करना उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये प्राथमिकताएं भारत को खासकर रखना पड़ेंगी और समझना भी चाहिए नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को। और बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उसमें एक सेफ पैसेज देने की जो कोशिश और उसमें सफल भी हुआ है भारत। लेकिन चूँकि इस वक्त शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं और अब यहाँ से क्या आगे की रणनीति होगी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। भारत की राजनीति पर भी हम लोग बात कर रहे हैं और भारत की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में बांग्लादेश से सबक लेने की क्या ज़रूरत है, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ अमलिंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्या कुछ देखते हैं आप बांग्लादेश होते हुए भारत में? राजीव जी, एक तो बांग्लादेश होते हुए जो भारत में हम देखते हैं उसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो चेचे मैमे की बातें हो रही हैं, ये चेचे मैमे जो विपक्ष के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को बताया जा रहा है कि कुछ भी चेचे मैमे करते रहो, मोदी जी जब तक है आपका कोई नंबर नहीं लगना। तो एक तो ये संदेश है राजीव जी जो बहुत स्पष्ट शब्दों में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि जनता है तो विपक्ष तो मतलब मोदी जी कुछ भी करते रहे, आप कुछ करते रहे, जनता आएगी अपने पे तो जिसको चाहेगी उसको बना देगी। तो जनता के ऊपर आप ये कोई दबाव नहीं डाल सकते कि वो चेचे मैमे ना करे और मोदी जी को ही झेलती रहे। तो जनता ऐसा नहीं कर सकती। जनता जब अपने पे आएगी तो वो उसके पास 100 रास्ते हैं जब उसको करना होगा। दूसरा राजीव जी ये कि ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ आते हैं वो ट्रंप साहब और मिलकर जाते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं और मालूम पड़ता है सत्ता से गायब हो गए। नवाज शरीफ बिरयानी खिलाने के बाद सत्ता से गायब हो जाते हैं, बोल्सोनारो गले लगने के बाद सत्ता से गायब हो जाते हैं। अब शेख हसीना जो है वो भी आई थी, मिलके गई थी और वो भी सत्ता से गायब हो गई। तो आखिर ये मसला क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोगों को ये सोचना पड़ेगा मिलने से पहले। खतरा ये है कि पुतिन से भी मिलके आए गए हैं तो वहां कुछ मामला इस तरीके का ना देखा जाए। अब ये तो चीजें हो सकती हैं। बहरहाल जो असली चीज है सबक लेने की राजीव जी बांग्लादेश से, वो सबक लेने की चीज ये है कि जनता जब विद्रोह पे उतारू होती है तो कोई भी दबाव पे काम नहीं करते और फिर जिन एजेंसियों के दम पे, जिस सेना के बल पे, जिस पुलिस के बल पे सरकार बचाने की जो कोशिशें होती है, सरकार में बने रहने की कोशिशें होती हैं, वो नाकामयाब हो जाती है। इसको सबक सीखने की आवश्यकता है। अब बात यहाँ का विपक्ष अलग है, वहां का विपक्ष अलग है। निश्चित तौर पर यहाँ का विपक्ष अलग है, वहां का विपक्ष अलग है।
वहां का विपक्ष राजीव जी वो है जिसने कि 1971 में वहां के जो मुक्ति आंदोलन था उसका विरोध किया था और पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसमें कईयों को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत भी दी है। 98 साल के एक जमात इस्लामी के नेता को भी उसमें मौत की सजा सुनाई गई। तो वहां का विपक्ष तो वो वाला विपक्ष है, लेकिन यहाँ का विपक्ष वो है जिसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और जिसने देश को आजादी दिलाई थी। तो ये बांग्लादेश का और यहाँ के विपक्ष का एक अंतर है। लेकिन सबक यही सीखना है कि जनता सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति जो है वो सर्वोपरि नहीं है, और चेचे में जनता की बंद करने की किसी को भी कोई भी किसी तरह की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। जनता चेचे में करती है और जनता चेचे में करती रहेगी, और जनता का चेचे में बंद करने की तमाम कोशिशें पहले भी नाकामयाब हुई है इस देश के अंदर, आगे भी नाकामयाब होंगी। तो किसी को अगर कोई गुरूर हो तो जनता की चेचे में बंद कर सकता है, तो उसको बांग्लादेश से सबक लेना चाहिए। अब सबक तो राजीव जी कोई किसी से खैर क्या लेगा, क्योंकि यहाँ तो समझा जाता है कि अविनाशी है और सब कुछ उन्हीं के दम पे है। जब तक वो है तब तक ये देश है। 2014 से पहले देश था ही नहीं। उससे पहले तो लोगों को शर्म आती थी बोलने में कि इस देश में पैदा हुए हैं। उसके बाद ही सबको मालूम हुआ कि भारत में भी कुछ रहते हैं। महात्मा गांधी को भी जो पिक्चर बनी तब देखा गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबक तो लेने ही चाहिए राजीव जी। वो चाहे बोल्सोनारो से लिया जाए और चाहे शेख हसीना से लिया जाए और चाहे नवाज शरीफ से लिया जाए, किसी से भी लिया जाए, सबक सबसे लेने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है राजीव जी की जो हमारे पड़ोस में घटनाएं हो रही हैं और कई देशों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी। श्रीलंका का हवाला दिया गया, हम लोगों ने श्रीलंका के समय भी चर्चा की थी, क्या भारत की अर्थव्यवस्था उस तक बढ़ रही है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसे उस रास्ते पे नहीं जा पाएगी, तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या मजबूती है जिसकी वजह से उस रास्ते में नहीं जा पाएगी, लेकिन कोशिशें उस रास्ते पे ले जाने की जा रही है और पहले भी की गई हैं। लेकिन जो बांग्लादेश है राजीव जी, उस तरह की चीजें यहाँ पैदा ना हो, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। अब जिस तरीके से नई संसद बनी है 2026 में, जिस तरीके से होना है परिसीमन, बहुत सारी चीजें यहाँ लेकर के चल रही हैं। अपनी राजनीति सिर्फ करने के लिए इस देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जो धकेला जा रहा है, तब वोट बैंक बना रहा है, इसके लिए जिस तरीके से देश में विभाजन की भूमिका तैयार की गई है, उसको और चौड़ा किया जा रहा है, वो आने वाले समय में भस्मासुर साबित हो सकता है उन्हीं लोगों के लिए जो देश विभाजन की भूमिका तैयार कर रहे हैं अपने सांप्रदायिक एजेंडे के लिए और सत्ता में येन केन प्रकार में बने रहने के लिए। तो सबक बहुत से, अगर कोई लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो जनता सबक सिखा देती है, और भारत की जनता बहुत महान है, समय समय पे सबको सबक सिखाती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमलेंदु उपाध्याय जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात। और यहाँ से सबक लेने की ज़रूरत, देश में जनता सब कुछ जानती है। और यहाँ ज़रा आना चाहता हूँ एक बार फिर से हम प्रशांत टंडन जी आपके पास, देश की राजनीति पे ज़रा और फोकस करते हैं। राहुल गांधी से किसानों का जत्था कल मिलने वाला है, कुलियों का जत्था मिल लिया आज। राहुल गांधी बिल्कुल फुल स्विंग में हैं, अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार जो है अलग अलग, देखिए एक वक्फ बोर्ड को लेकर भी बातें खूब चल रही हैं, उसमें भी संशोधन के प्रस्ताव आ रहे हैं, वो विधेयक लेकर आ रही है सरकार। और अभी आप बता रहे थे, जिस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे, जो मीडिया को लेकर है, हम आप जैसे लोगों के लिए है, लगाम लगाने की कोशिश वो भी है। ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इन चीज़ों पर क्या कुछ असर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, जो घटनाक्रम है उसका असर पड़ता हुआ दिखता है, या भारत की सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है? पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं उसी राह पे चलते हुए दिखाई देती है भारत की सरकार। क्या कुछ यहाँ नजर आ रहा है, क्या कुछ नजर आने वाला है? प्रशांत टंडन जी। 2 लाइन राजीव जी जरा बांग्लादेश के बारे में। जी बिल्कुल। बहुत अलग अलग तरीके की समीक्षाएं, एनालिसिस आ रही हैं और बहुत से सोशल मीडिया से प्रभावित हैं लोग, तो थोड़ा उनको ये बता दिया जाए कि ये जो जन आक्रोश है वहाँ पे, उसका सहारा लेकर जो सत्ता में आ सकते हैं लोग, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था 71 में। ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश का अलग होने का विरोध किया था पाकिस्तान से, जब इंदिरा गांधी ने उसको अलग करवाया था। और जमात इस्लामी वहाँ की जो बांग्लादेश की है उसको बैन किया हुआ था। और ये
ये सब घटनाएं जो जा रही हैं कि जो लोग सत्ता में आ सकते हैं, जिनकी चर्चा अभी सुनील जी भी कर रहे थे, वो जो बीएनपी है या खालिदा जिया की पार्टी और जातीय पार्टी, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म को राजनीति से मिलाने वाली पार्टियां हैं, पाकिस्तान परस्त पार्टियां हैं। अगर ये वहां पे सत्ता में आती हैं तो पाकिस्तान का एक पैर बांग्लादेश में होगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो इस पे जो एनालिसिस आ रही, थोड़ा संभल के, क्योंकि जन आक्रोश अपनी जगह है, शेख हसीना ने सही नीतियां नहीं अपनाई, वो अपनी जगह है, लेकिन इस जन आक्रोश का सहारा लेकर जो शक्तियां आ सकती हैं वो ना बांग्लादेश के लिए अच्छी हैं, ना भारत के लिए अच्छी हैं। अभी जैसे हेमंत जी ने बताया कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी गिराया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिख रही हैं कि वो वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ के सेल्फी ली जा रही है, सिगरेट पी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस के किचन का खाना खाया जा रहा है। ये केओस है, ये श्रीलंका में भी देखा हमने और जगह भी होता है। लेकिन उसका सहारा लेके जो लोग आएंगे, उनको कौन लोग मदद कर रहे थे, विदेशी ताकतें कौन सी थी, और उनका भारत के प्रति क्या रुख होगा। बांग्लादेश कमोबेश सेकुलर देश रहा है, एक नाम मात्र का इस्लामिक कंट्री रहा, लेकिन वो उसका बाई प्रैक्टिस वो सेकुलर देश रहा। ये और शेख हसीना जिंदगी भर उन्हीं ताकतों से लड़ती नहीं, उनको फांसी भी दे दी एक आध लोगों को, ऐसे लोगों को, उसी से मामला बढ़ा। अब आते भारत में, देखिए वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं राजीव जी, हर शहर में प्राइम लोकेशंस में है, और वो भी, उसमें भी A1 A2 का मामला आएगा। वो प्राइम लोकेशंस की लैंड है और उस पर भी A1 A2 का मामला आएगा, उस पर हम आगे चलेंगे। देखिए भारत में जैसे मान लीजिए किसान मिल रहे हैं राहुल गांधी से, कुली मिले अभी, और लोको पायलट मिले, तमाम छात्र लगातार मिल रहे हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा वर्ग है जो चैन से बैठा हुआ है। तो राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व है कि वो इस जनता का जो आक्रोश है उसको भरोसे मिले, वरना क्या होगा कि केओस होगा जो बांग्लादेश में दिख रहा है। उसको लीडरशिप दे और जब सरकार के सामने टाइम टेबल समेत कार्यक्रम रखे, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो छात्रों की पेपर लीक से संबंधित मामले हो, एग्जाम्स कैसे हो, छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए, इन 5, 6, 10 मुद्दों को, जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे लोग बहुत आक्रोशित हैं, उनको टाइम टेबल समेत गवर्नमेंट को डेडलाइन के साथ दें। सरकार तो देखिए वो कोई ओम बिरला और किरण रिजिजू नहीं चलाएंगे, सरकार तो जनता ही चलाएगी और जनता की मर्जी से चलेगी सरकार। तो वो पार्लियामेंट में माइक किसका बंद होता है, कौन बोलता है, उससे मामला नहीं है। तो जनता का जो आक्रोश है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिशाहीन हो जाए, वो केओटिक हो जाए। इसलिए अपोजिशन को उसको ओन करना चाहिए और अपोजिशन को उसको दिशा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उसको एक दिशा, एक पैकेज जरूर देंगे और सरकार की जवाबदेही तय करें, संसद में भी, संसद के बाहर भी। तो एक निश्चित अवधि का प्रोग्राम तय करें, अगले 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी प्रोग्राम है वो तय करें, और इसी में इलेक्शंस भी होने, तो जनता की राय वहाँ भी देखने को मिलेगी और अपोजिशन पार्टीज को एक नया मैनिफेस्टो जो समयबद्ध हो वो सरकार के सामने रखना चाहिए, डेडलाइन के साथ। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस पूरे घटनाक्रम की हम खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, और क्या कुछ दिखता है?
देखिए, बहुत संक्षेप में बांग्लादेश वाली बात पर इतना सा जोड़ना जरूरी है कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां की उथल पुथल हमारे जनमानस को भी प्रभावित कर सकती है, करती ही है। ऐसे में शेख हसीना को अगर भारत में शरण दी जाती है या यहाँ से उन्हें सेफ पैसेज दिया जाता है, तो सभी राजनीतिक दलों को इसको राजनीति से ऊपर उठकर राजनय के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होगी। प्रशांत जी की चिंता बिल्कुल जायज है कि हमारे ऐन पड़ोस में एक और पाकिस्तान बन जाए बांग्लादेश की जगह, वहां बांग्लादेश जैसा कट्टरपंथी कोई तबका सत्ता में बैठ जाए तो हमारे हित में नहीं होगा। जहां तक सवाल राहुल गांधी से उम्मीदों का है, हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास राहुल गांधी से निपटने के कोई तौर तरीके नहीं। इसलिए या तो वो हिंदू मुस्लिम के मामले लेकर आती, जैसे पकवा में कहा भी आपने, पक बोर्ड कहा 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पूरे देश में पक बोर्ड के पास है, जिसमें से 70% पर मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान है और शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह हैं। बाकी जो 30% हिस्सा है उस पर A1 A2 की नजर हो सकती है, जिसकी ओर इशारा प्रशांत जी कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे बढ़ाए जाते हैं तो लोग ये भूल जाते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार का पूरा नियंत्रण। और जब इस तरह की चीजों को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखा जाता है, तब लोग ये भी भूल जाते हैं कि पूरे देश में हिंदू मंदिरों के पास, देवोत्थान ट्रस्टों के पास, देवोत्तर ट्रस्टों के पास ऐसे ही अकूत जमीनें आज भी हैं। तो ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम नजरिए से सरकार अगर आगे बढ़ा रही है तो उसे बचना चाहिए इन चीजों। राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोग उनसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सत्ता से वे नाउम्मीद हैं। और इस वक्त जब ये असंतोष समाज के अलग अलग तबकों में धीरे धीरे करके सुलग रहा है, तो इसे शेप देने का और इसे लोकतांत्रिक तरीके से आकार देकर इसके प्रस्फुटित होने का जिम्मा विपक्ष के पास ही है। क्योंकि अगर ये प्रेशर कुकर की गैस, इसका विस्फोट कोई हुआ तो वो ज्यादा खतरनाक होगा। सेफ्टी वॉल्व के रूप में विपक्ष की भूमिका इस वक्त बढ़ जाती है कि जब सरकार नहीं सुन रही है तो लोगों के इस असंतोष को, आक्रोश को विपक्ष के नेता सुने और उसे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता की चौखट तक पहुंचाएं, ताकि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसा हश्र हमारे देश और समाज का न हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हश्र ना हो और इसमें सत्ता पक्ष और साथ साथ विपक्ष दोनों का योगदान बनता है। जरा एक बार फिर से हेमंत कुमार जी, जरा विपक्ष और सत्ता पक्ष, हिंदुस्तान। राजीव जी, ये एक सुखद संयोग है कि हमारे पास एक बहुत ही संवेदनशील राहुल गांधी हैं, एक बहुत ही संवेदनशील हमारे पास इंडिया अलायंस के नेता हैं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। तो ये हमारे लिए सुखद बात है कि अब आपके पास इस तरह के लोग हैं जो देश के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं। ये हमारे लिए सुखद बात है। लेकिन जो मैंने कहा था कि जो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर जब हथौड़ा चल रहा था, वो तस्वीर, वो वीडियो जब मैंने देखा तो एक अंदर से मैं हिल गया था। मुझे लग रहा था कि जैसे कि कोई यहाँ पंडित नेहरू की तस्वीर की मूर्ति पर ये हथौड़ा चल रहा है। मैं वो कल्पना कर रहा था कि क्या ऐसा कभी दिन, ये ऐसा कोई बुरा दिन आया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होने लगेगा। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते हुए, बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति को तोड़े जाते हुए, हमने देखा है महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके उस पर गोली दागते हुए। तो ये जो समाज जो लोग गढ़ रहे हैं वो कहां ले जाना चाहते हैं। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क में आज जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। वो जो जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिशा देने वाले लोग बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि वो संकेत उन्होंने दे दिया है मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ करके कि हम कहां जाना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सबक है कि जो लोग आज बहुत ही उत्सव मनाते हैं
इन महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ करके हमारे मुल्क में, और गांधी को गाली दे करके और यह बता करके कि गांधी को तब दुनिया ने जाना जब उनके ऊपर फिल्म बनी, तो निश्चित रूप से ये एक तरह से ऐसा एक संकीर्ण मानस तैयार किया जाता है, एक ऐसा संकीर्ण नागरिक समाज आप तैयार करते हैं जिस नागरिक समाज में लोकतांत्रिक स्पेस धीरे धीरे खत्म होता है और वह उदंड होता चला जाता है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे नजीर हैं। आप देख लीजिए ना कि कांवड़ यात्राओं के दौरान जिस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या कोई ऐसा धार्मिक समूह ऐसा कुछ कर सकता है? इसको क्या ये हमारे समाज के क्षरण का बहुत ही बड़ा नमूना नहीं है? क्या सत्ता के द्वारा संरक्षित इस तरह की घटनाएं देश को आखिरकार कहां ले जाएंगी? ये सिर्फ सरकार का सवाल थोड़ी ही है कि आपका 50 लड़का मिलकर के और आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है खुलेआम दिन के उजाले में, और उसको लेकर के सरकारें कितनी असंवेदनशील दिखाई देती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बिल्कुल अलोकतांत्रिक, उन्मादी और हिंसक समाज गढ़ेंगे तो उसका नतीजा बांग्लादेश की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा, श्रीलंका की तरफ ही जाता दिखाई देगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ ही जाता दिखाई देगा। आप अगर तालिबानीकरण की निंदा करते हैं तो अपने भीतर भी तो झांकना पड़ता है ना कि हम अपने समाज को कहां ले जा रहे हैं, क्या हम अपने समाज का तालिबानीकरण नहीं कर रहे हैं? तो ये बांग्लादेश हमारे लिए एक तरह से बड़ा सबक है और इससे सबक सीखने की जरूरत है। संतोष की बात है, सुख की बात यह है कि हमारे पास एक संवेदनशील विपक्ष है, संवेदनशील नेताओं की लंबी कतार है जो इस देश को जोड़ना चाहता है, इस देश को तोड़ने से बचाना चाहता है। वह मणिपुर में भी जाता है तो वहां लोगों के जख्मों पर मरहम लगाता है, सरकार से गुजारिश करता है कि आप इनकी बात सुनिए, वह लोगों से को उकसाता नहीं है। लद्दाख का जो सांसद जीत करके आता है वो लोगों को उकसाता नहीं है, वो आपसे शिकायत करता है कि आपने हमारा स्टेट हुड छीन लिया। हम कह रहे थे कि अगर यूनियन टेरिटोरी बनाना है तो उसके भीतर में आप लेजिस्लेशन का इंतजाम कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। 5 साल हो गए लेकिन वहां के बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं सरकारी नौकरियों में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई प्रोविंशियल कमीशन रह ही नहीं गया हुआ है। तो ये जो असंतोष के बीज है आप हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में जो दिखाई देता है, उसको कौन एड्रेस करेगा? आप नहीं एड्रेस करेंगे तो यह देश सचमुच बहुत ही सहनशील देश है, लेकिन उसके सहने की भी तो कोई क्षमता होती है ना। तो ये यहाँ के विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए जो सकारात्मक ढंग से इन चीजों को उठा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे बाकी लोग हो, लेकिन दूसरे लोग जो है वो आग में घी डालने का काम करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। बहुत सही यहाँ एक डायरेक्शन जो ज़रूरत है वो आप बता रहे थे, और उसमें चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो या ऐसे बहुत गौ सेवकों का देख लीजिए, या और भी कई लोग जो कानून को हाथ में ले लेते हैं। धीरे धीरे लिंचिंग की घटनाएं कितनी घटी, और कई जगह पे जहां बोलना चाहिए वहां चुप, जहां बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत हो वहां बुलडोज़र नहीं। और हालांकि पर्सनली कहूं तो इसके खिलाफ मैं रहता हूं कि जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट से निर्णय आएगा, उससे पहले आप जाके बुलडोज़र चला देते हैं। ये सब अराजकता वाली स्थिति आखिर पैदा करेंगे तो क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। जरा इस चिंता पे आप भी प्रकाश डालिए, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। गतिविधियां क्या चल रही है इसकी तरफ से हमारे देश के कई नेता उनकी गतिविधियां बताते हैं कि वो कहाँ सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। अमित शाह जी की सोच तो आपने दिखा दी। खैर अभी NSS डोवाल जी मिले हैं शेख हसीना से, क्या बात हुई है, पूरे अपने भारत के हित में ही बात हुई होगी, ये सोचना चाहिए। अपेक्षा यही होती कि भारत के हित में बात हुई होगी, और भारत जो कुछ करेगा वो बांग्लादेश को एक मित्र राष्ट्र के रूप में ही आगे भी बांग्लादेश होगा, इसकी आशा की जाए। लेकिन भोपाल की भूतपूर्व सांसद या कहें अभूतपूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या बोलती, वो कहती है कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकार ने जो आदेश दिए थे, जो आग्रह किए थे कि कांवड़ यात्रा मार्ग से दुकानदार अपना नाम लिखें, अपना दुकान का नाम लिख कर रखें, अपनी दुकान के मालिक का नाम लिखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हिंदू ही नहीं। यानी अगर आप DB लाइव की जगह लिखिए राजीव रंजन लाइव, तो
शायद ठीक होगा, या अपना धर्म लिखिए तो क्या सोच। दूसरी तरफ देखिए बेगूसराय में कल क्या हुआ, गिरिराज सिंह को लोगों ने वो मोटरसाइकिल पे भागना पड़ा उन्हें। और क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वो कर्मचारियों का मेमोरेंडम नहीं लेना चाहते, कोई उन पर हमला करना नहीं आया था, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे भाग गए। अरे भाई, सामना करते, पूछते क्या समस्या है तुम्हारी बात मानते। देश में नेता प्रतिपक्ष के साथ पास लोग इसलिए जा रहे हैं कि इस सरकार के मंत्रियों को जनता से मिलने के लिए, जनता की समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं है, और उनका इरादा भी नहीं है, उनके अपने निजी इरादे हैं, और इसीलिए वे बिखर रहे हैं देश में। लोग उनके प्रति विश्वास खोते जा रहे हैं। अब माननीय गृह मंत्री कुछ भी दावा करें कि 2029 में आएंगे, 2047 तक दावा करो कि आप ही आएंगे, 29 क्या 34, 39 सब जगह आप ही आएंगे, ये कहने में क्या जाता है। लेकिन चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, और जिस तरह मोदी का ब्रांड खत्म हो रहा है, ये बता रहा है कि 2029 तो छोड़िए, उसके पहले भी कुछ हो सकता है। ऐसी आशंका बार बार लोग कहते हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, और कई राजनीतिक पंडित ये बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हालात को समझने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को भी ज्यादा व्यावहारिक होना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। मोटरसाइकिल पे भागने से काम नहीं चलेगा, और दूसरों के प्रति नफरत भरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दूसरों के प्रति जो है, आप अगर नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो कई बार अराजकता वाली स्थिति हो जाती है। देश में अमन कायम रहे, शांति और चैन की नींद आप सोएं, इसकी ज़रूरत है। और ये कई बार इसको हम देखते हैं, इसकी मिसिंग देखते हैं, कहीं ना कहीं इसकी कमी देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देखते आए हैं। क्या हमारा देश भी उस दिशा में जा रहा है? क्या हमारे देश में ऐसी अराजकता वाली स्थिति नहीं है? बांग्लादेश जैसी स्थिति ना हो, लेकिन अराजक तत्वों का जो प्रादुर्भाव है वो बढ़ते हुए हम नहीं देख रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहूँगा आपके पास। कैसे देखा जाए और कैसे नहीं चेता जाए बांग्लादेश से? अगर आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे जो देश की और देश की जनता के अनुकूल नहीं होगा, तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। यह भी तथ्य है, बांग्लादेश की घटना यह बताती है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से कितना ही मजबूत कर लीजिए, अगर आपके में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के गंभीरता नहीं है, तो स्थिति आ सकती है कि देश छोड़ के भागना पड़े। श्रीलंका की जो घटना थी, आर्थिक क्षति पहुंच रही, आर्थिक रूप से बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले स्थिति में पहुंच गई थी वहां की सरकार। बांग्लादेश की स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की जीडीपी बहुत अच्छी है, आर्थिक विकास बहुत अच्छा है, औद्योगिक विकास बहुत बढ़िया है, बेरोजगारी का दौर कम है। लेकिन सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण से इस कई तरह की नीतियां बनाने का प्रयास किया, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। यह बात आपको सोचनी पड़ेगी। जनता क्या, आप अपने नैरेटिव नहीं बना सकते, संभव नहीं है ये। और कुछ सीमा तक ही, और अपने समर्थकों के बूते भी आप सत्ता में नहीं रह सकते। इस संघर्ष में अवामी पार्टी के समर्थकों ने कम संघर्ष नहीं किया है, बहुत विरोध किया, वो भी सड़क पर उतरे हैं। और जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी हैं, उनका भी जगह जगह झड़प हुई है। इन्हीं झड़पों का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। आंदोलन में इतनी थोड़ी हिंसा होती है, लेकिन ये परिणाम हो। तो आप अपने समर्थकों के बल पर अपनी सत्ता बनाए रख लेंगे, यह चलने वाला नहीं है। ये घटनाएं साबित करती है। अगर आप लोगों के राजनीतिक सामाजिक हितों की, बिंदुओं की चिंता आप नहीं करेंगे, तब इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। और लोगों की संवेदनाओं को छूने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप राजनीतिक रूप से कितने ही मजबूत हो, चौथी बार चुनाव जीती हैं, लेकिन चौथे चुनाव में ही शेख हसीना को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा हुए, उसमें आंतरिक स्तर पर भी और विदेशी स्तर पर भी। विदेशी जानकारों ने भी चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के तमाम सवाल पैदा किए थे। यह चिंता का विषय जरूर है कि अगर आप ऐसे तत्वों को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, तो उन तत्वों के खिलाफ आपको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। आप तंत्र से नहीं लड़ सकते हैं, तंत्र के बूते नहीं लड़ सकते हैं। आप
शेख हसीना ने उपलब्धि हासिल की, बीएनपी को खारिज कर दिया था, जबरदस्त पार्टी थी, लेकिन उस बीएनपी की ताकत को खत्म कर दिया। और जो मेजर जनरल निषाद सत्ता पे काबिज रहे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, बाद में उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, उसको उन्होंने खारिज कर दिया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसी बांग्लादेश की जनता है। लेकिन अगर आप इन अपने विरोधियों से राजनीतिक स्तर पर न निपट के आप उनके खिलाफ तंत्र का दुरुपयोग करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलता। यह भी एक बहुत बड़ा सबक है। अब शेख हसीना लौटेंगी, क्या होगा? वहां की सेना ने जो अभी अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा की है, देखो उसकी क्या स्थिति होती है। लेकिन वो तत्व जो हमेशा से भारत विरोधी काम करते रहे हैं, भारत के साथ हमेशा से उनके एक विद्वेषपूर्ण रवैया रहा है, अगर वो ताकतें सत्ता में आती हैं, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि आशंका दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो आती हैं तो वो भारत के हित में नहीं होगा, और भारत चारों तरफ से अपने विरोधियों या अपने हितों के विरुद्ध काम करने वाले शासकों से घिरा हुआ नजर आएगा। जहां तक देश के विपक्ष की बात है, हमारे देश में विपक्ष की भूमिका है, संयोग से राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता सामने आया है जो किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक लाभ नहीं देखना चाहता, और सरकार से मुद्दों के आधार पर, और वो मुद्दे जो जनता के बीच से निकले हुए हैं, वो कृत्रिम मुद्दे नहीं बनाते हैं। अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के नाम पर कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं तो ये जनता के बीच से निकला हुआ मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में कितनी बार इसका समाधान कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ की संपत्तियों को खुदा की संपत्ति की संज्ञा दी है। अगर किसी कोई वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी है जो नियमों के विरुद्ध अर्जित की गई है, कोई फर्जी तरीके से ले ली गई है, प्रलोभन और लालच देकर ले ली गई है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन वो आप कहने से नहीं होगा। आप तथ्यपरक बात कीजिए। आप मस्जिद भी किसी ऐसी संपत्ति पर नहीं बना सकते हैं जो आपने किसी को डरा धमका के हासिल किया, खुदा वहां नहीं रहता जी। आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? जो शिक्षण संस्थान, ये संपत्तियां ऐसी नहीं है जो खरीदी गई हैं। वक्फ एक संपत्ति होती है जिसको लोग दान करते हैं। उस संप्रदाय को मानने वाले लोग, उस परंपरा में जीने वाले लोग अपनी जमीन दे देते हैं कि इसका प्रयोग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों को लिए किया जाए। आप उनसे उनकी संपत्ति लेना चाहते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में एक नुजुल भूमि का बिल लेकर के आए, अब उनके इस पार्टी के भीतर विरोध हो गया और उसको प्रवर समिति को भेजना पड़ा। जो बिल विधानसभा में जबरदस्त ध्वनिमत से पारित हुआ, विधान परिषद में जाकर के इसी सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए। आपको लगता है, एहसास हो जाता है किसी न किसी मौके पर वक्फ की संपत्ति को लेकर के एक नैरेटिव बनाना नहीं है तो और क्या है। अब जिस ध्रुवीकरण की राजनीति को करते रहे हैं, करना चाहते हैं और हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी का तो हिस्सा है। 40 संशोधन लेकर के आ रहा है। अरे किस तरह का संशोधन है भाई? सामने आएगा तब समझ में आएगा इसकी जरूरत क्या है। अभी तत्काल इसकी आवश्यकता कहां पड़ गई? अभी जो मुद्दे हैं सरकार के सामने, वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, आर्थिक विषमता का सवाल है, उस पर आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। रोजगार सृजन के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं करना चाहते। अगर आप देश में जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आप बीमा के ऊपर 18% का जीएसटी लगा देंगे, आप यह भी अध्ययन नहीं करना चाहते हैं कि जो लोग एक बार स्वास्थ्य बीमा लेते हैं उसमें से कितने % लोग दोबारा उसको खरीदते हैं, रिन्यूअल कितने लोग कराते हैं, और अगर वो संख्या गिर रही है तो क्यों गिर रही है, इस आधार पर भी आपको निर्णय ले लेना चाहिए था अब तक। लेकिन यह तब संभव है जब आप लोगों के सरोकारों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, जो दिखता नहीं है। राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता सामने जरूर आया, देश के सामने आया, जो लोगों की हर समस्या के साथ जुड़ना चाहता है जी। वह उससे उसको कितना राजनीतिक लाभ होगा यह उसकी चिंता नहीं है। वह एक वर्ग से नहीं जुड़ना चाहता, वो कुकियों से ही मिलना चाहता है, वो मैथियों से ही मिलना चाहता है, और दोनों से कहता है कि आप शांति बहाली कीजिए, हिंसा में कुछ रखा नहीं है, हिंसा से किसी वर्ग का फायदा नहीं होने वाला। यह जो राजनीतिक पहल है और जो विपक्ष के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ जन विश्वास है, कम से कम हमको, हमारे तमाम जैसे इस देश के नागरिकों को लगता है कि जो इस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं और संस्थाएं हैं वो सुरक्षित रहेगी। यह जो अन्य देशों में हालात बने, कम से कम हमारे देश में उस तरह की स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि अभी एक कंधा ऐसा उपस्थित है जिसके सामने आकर के लोग अपनी बात कर सकते हैं। तो ये पूरा बांग्लादेश की घटना
सभी राजनीतिक दलों के लिए एक तरह का संदेश है कि आपको जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा और आप केवल अपने समर्थकों के बल पर सत्ता में बने नहीं रह सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जनता की भावनाओं को समझना होगा और उस हिसाब से आपको अपने काम को बढ़ाना होगा। चेंचे चेंचे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले 4 बार सोचना होगा। खैर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आजकल खूब हो रहा है और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग देख रहे होंगे। महाराष्ट्र की धरती से बहुत सुनाई पड़ रही हो, ऐसे शब्द आ रहे होंगे जहां कोई सरगना हो जाता है तो कोई अब्दुल अहमद शाह अब्दाली हो जाता है तो कोई कुछ और हो जाता है। ऐसी बातें चुनाव में होती हैं। चुनाव तक तो ठीक लगती हैं, लेकिन चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ठीक नहीं लगती हैं। देश की जनता सब जानती है। रामचैत भी हैं, रामेश्वर साहू भी हैं और इस देश में वो किसान भी हैं और वो मजदूर भी हैं और वो बढ़ई भी हैं, वो कूली भी हैं, सब हैं जिनके बीच राहुल गांधी जाते हैं। उनकी जमात भी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है। देश बदल रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, हेमंत कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गंभीर चिंता, और इस चिंता इसलिए क्योंकि अराजकता कहीं भी अच्छी नहीं है, चाहे अपने देश में हो या अपने परिवार में हो या विदेश में हो। अराजकता वाली स्थिति अगर है कहीं तो ये कहीं न कहीं देश के लिए और उस जगह के लिए ये घातक होती है, इसलिए उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। महेंद्र पुनिया जी हमारे साथ बने हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं, सलाम आपको भी यूसुफ भाई। और हसन मोहम्मद जी हाय लिख रहे हैं। अतुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज मेहरा जी बने हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। और सागिर खान जी गुड नाइट लिख रहे हैं। राजेंद्र बंसोड़े साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अजय गुप्ता जी नमस्कार आपको भी, अजय गुप्ता जी। और उमर अली साहब गुड नाइट लिख रहे हैं। महेंद्र पुनिया जी गुड नाइट। हसन मोहम्मद जी गुड नाइट लिख रहे हैं। फजल अली साहब हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे VU हमारे साथ हैं। सागिर खान साहब हैं। मोमिन खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं।